व्याकरण में चार चीज़ों का बहुत महत्व है। एक विसर्ग, जो अपन ने आ पढ़ा। एक अम, जो अनुस्वार होता है। और एक हलंत, जैसे व्यंजन का आधा का है तो क्या होगा, व्यंजन कहलाएगा। और एक होता है अवगाह, योगवाहा, जो गढ़ चिन्ह बोलते हैं उसको संस्कृत में। इन चार की उपलब्धि में ही हम आगम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे आपने बोला संबंध, कई जगह संबंध कैसे लिखा रहता है, सा पे भी बिंदी है, वा पे भी बिंदी है, धा पे भी बिंदी है। अब यहाँ बिंदी तो लगी है, लेकिन ये बिंदी किसका उच्चारण कर रही है? तो जैसे अपन ने बोला संबंध, अब जो बा पे बिंदी आ रही है बा से पहले, तो वो किसका उच्चारण कर रही है? बा कौन से वर्ग का है? बा अपने बा वर्ग का है। और जो बिंदी आएगी तो वो किसकी आएगी? माँ की आएगी। माँ, आधा माँ वहाँ जोड़ सकते हैं। संबंध, धा में जो बिंदी आ रही है वो किसकी आ रही है? ना नल की आ रही है। क्यों? वो ता वर्ग का वर्ग, तो इसलिए उसका अंतिम वर्ग क्या है? ना। तो ऐसे ही पांचों वर्गों में जब हम बनाते, जैसे दंड बोलते, दंड। अब दंड में जो अनुस्वार आ रहा है, उसमें जो दंड आया किसके वर्ग का है? वो दंड में ना वर्ग का है, ता वर्ग का है। तो ता वर्ग में ड़ा आएगा तो वहाँ दंड हो जाएगा। ऐसे ही संजय, तो संजय में जो बिंदी आ रही है, कई बार बिंदी लगी रहती है, वहाँ यहाँ की बिंदी आएगी। ठीक है। ऐसे ही हर जगह अपन को देखना। अंग, अंग में जो बिंदी आ रही है वो का वर्ग की आ रही है, क्योंकि गा जो है का वर्ग का है। तो का वर्ग का होने के कारण इसका अंतिम अक्षर क्या है? यहाँ। तो यहाँ का बिंदी नहीं लगाएंगे, यहाँ लगा आधा या जोड़ देंगे। तो ऐसे ही काबर, चावर, टावर, पावर, ऐसे ही पांचों वर्गों के द्वारा हम बोध कर सकते कि वहाँ पर बिंदी का उच्चारण कौन सा स्थान है। काबर का है, चावर का है, टावर का है, पावर का है या तावर का है। ऐसे ही इस संबंध, हमने चार चीज़ें बताई थी आपको। एक तो हो गया ये क्या, अनुस्वार। अब विसर्ग, जैसे अपन बोलते हैं विसर्ग में रामः, रामः, तो जो हा आ रहा है तो वो आ के साथ आ रहा है, रामः। तो विसर्ग का उच्चारण क्या हो रहा है? हा। तो राम लिखने के बाद हा पे डंडा लगा दो तो क्या आएगा? रामः। ऐसे ही मती, तो यहाँ क्या आ रही? ई। जो हा का उच्चारण विसर्ग का आ रहा है, तो ई जो छोटी है वो भी ई और हा। तो मती ही पे छोटी ही लगा दो तो क्या में निकलेगा? मती ही। तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत पढ़ने में हमें विसर्ग, अनुस्वार, हलंत और गढ़ चिन्ह का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब हमने आपको दो व्याख्या बताई कि विसर्ग कैसे बोलना है, अनुस्वार कैसे बोलना है। अब आता है गढ़ चिन्ह। तो गढ़ चिन्ह, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो कई बार छोटा आ बीच में, और छोटा आ, फिर उसके बाद विसर्ग, और फिर उसके बाद छोटा आ फिर। तो जो विसर्ग होता है, दोनों आ के बीच में आने पर जो विसर्ग होता है वो ओ हो जाता है। जो आ और बाद वाला जो आ है उसको अपन गढ़ चिन्ह बना देते हैं। तो गढ़ चिन्ह बनने के बाद क्या होता है, तो उसको पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण नहीं निकलेगा। जैसे रामो अपवाद, तो जो रामो अपवाद पढ़ेंगे तो जो गढ़ चिन्ह बना है तो वहाँ गढ़ चिन्ह का आ का ही उच्चारण निकालेंगे, लेकिन वहाँ गढ़ चिन्ह बना देंगे। कई जगह आप संस्कृत भाषा पढ़ेंगे तो आपको एस जैसा बना हुआ दिखता है, तो लेकिन वो एस नहीं होता है, वो गढ़ चिन्ह होता है। तो उसका उच्चारण भी हमें आ का ही निकालना है। कई बार लोग भूल जाते हैं कि हमें किसका उच्चारण करना है। ठीक है। अब अंतिम बात हुई हलंत। तो हलंत में क्या होता है, जैसे काबर, जैसे अपन ने कोई शब्द लिया, अपन ने उसके बीच में जो आधा वाक्य जो रहता है, आधा शब्द जो है, वो आधा शब्द ही हलंत के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे आपने किसी का नाम लिया या किसी के भक्ति, ठीक है, तो भक्ति, इसमें जो आधा का है वो हलंत है, उसमें स्वर सहित नहीं है। जो भा है वो स्वर सहित है, क्योंकि उसमें जब संधि करेंगे भा आ, आधा का, ता, और फिर उसके बाद प्लस ई छोटी, तो इसका उच्चारण क्या होगा? भक्ति। तो अपन को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जो उच्चारण कर रहे हैं वहाँ हलंत का उपयोग कहाँ करना है,
विसर्ग का उपयोग कहाँ करना है, अनुस्वार का उपयोग कहाँ करना है और योग वाह का उपयोग कहाँ करना है। इस प्रकार हम चारों बातों का ध्यान रखेंगे